लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्टडी किया था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉरेन एक्सचेंज की रेट और फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है बोलो, नेगेटिव। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगी डिमांड कम होगी, एक्सचेंज रेट अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है। ये वैसा ही डिमांड कर्व है जैसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। डिमांड कर्व ऐसा ही पढ़ा था, वहां पर भी प्राइस कम होता था डिमांड बढ़ती थी, प्राइस कम होता था डिमांड बढ़ती थी, और प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी। यहां पर भी आप देखिए, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है, वहां पर भी हम प्राइस लेते थे, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है, उधर भी हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते थे। लॉजिक, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गई, सोचो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गई तो फायदा होगा एक्सपोर्टर का। किसका फायदा होगा? क्योंकि एक्सपोर्टर को रिस्क क्या होता है, कहीं भाव कम ना हो जाए। दैट मीन्स अगर एक्सचेंज रेट बढ़ी है, लॉजिकली सोचो, कॉपी में मत देखो, सिर्फ सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गई फायदा एक्सपोर्टर को होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट का बढ़ने का मतलब होता है अगर पहले डॉलर 85 था अब 90 हो गया, तो डॉलर बढ़ने का फायदा एक्सपोर्टर को होता है, क्योंकि पहले उसको कन्वर्ट करके 85 मिलता, अब उसको कन्वर्ट करके 90 मिलेगा, तो फायदा एक्सपोर्टर का होगा, तो एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगा। और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगा तो बाहर से डॉलर ज्यादा आएगा ना। तो बताओ, एक्सचेंज रेट बढ़ने से बाहर से अगर डॉलर ज्यादा आएगा तो डिमांड, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट के गिरने की, तो एक्सचेंज रेट गिरने से सबसे ज्यादा फायदा होगा इंपोर्टर को, क्योंकि पहले जो चीज बाहर वो 80 रुपए देकर लाता था, आज वो हो सकता है 75 रुपए लेकर के ला रहा हो, तो वो इंपोर्ट्स बढ़ा देगा अपने। और इंपोर्ट्स बढ़ाने का रीजन ये होगा कि वो बैंक से ज्यादा डॉलर मांगेगा। अरे सामने वाले को डॉलर देने के लिए इंपोर्टर बैंक से डॉलर मांगेगा ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्सचेंज रेट फॉल हुई। तो इसीलिए डिमांड और एक्सचेंज रेट में डिफरेंस, जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव। कैसी रिलेशनशिप है? नेगेटिव। दूसरा पॉइंट आप सोचो, आज अगर डॉलर की एक्सचेंज रेट कम हो जाए, मतलब आज अगर आपको अमेरिका घूमने जाना था तो $1.85 पे मिल रहा था, तो आपने सोचा 2 दिन वेट करता हूँ, क्या पता रेट गिर जाए। तो 2 दिन बाद ऐसा ही हुआ, 2 दिन बाद रेट 80 रुपए हो गई डॉलर की। तो अब बताओ, आपको घूमने के लिए ज्यादा डॉलर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ज्यादा डॉलर मिलेंगे। तो ज्यादा डॉलर आपको मिलेंगे मतलब आप बैंक से डॉलर मांगोगे ना, तो आप डॉलर की डिमांड करोगे। दैट मीन्स अगेन एक्सचेंज रेट कम होने से डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। इसीलिए डिमांड और एक्सचेंज रेट में रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव। कैसा रिलेशनशिप है बोलो? नेगेटिव। ये पूरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिमांड कर्व कैसा होगा, इसके रीजंस, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और इंक्रीज इन टूरिज्म। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? आज हम पढ़ेंगे डॉलर की सप्लाई कहां कहां से होगी, कहां कहां से होगी डॉलर की सप्लाई। बताओ, डॉलर भारत में आएगा कैसे? जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आए, बाहर से लोग ज्यादा गिफ्ट भेजें। यस और नो? तो आज का टॉपिक है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड का रिवर्स है। मतलब यहां पर इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, अगर सप्लाई का केस होगा और एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। भाई एक्सचेंज रेट के कम होने पे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, और एक्सचेंज रेट के बढ़ने पे क्या बढ़ते हैं? एक्सपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बाहर से डॉलर आएगा कि जाएगा? आज हमने कोई एक्सपोर्ट करा तो बाहर से डॉलर आएगा इंडिया में या जाएगा? आएगा। और आएगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से डॉलर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्सचेंज रेट और सप्लाई में भी रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। डिमांड में रिलेशन नेगेटिव और सप्लाई में रिलेशन कैसा है बोलो? पॉजिटिव। आया ना? कोई डाउट? पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे ही है ये चैप्टर। कोई प्रॉब्लम? लिखिए टॉपिक, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हेडिंग नहीं, हेडिंग। डिमांड वाला टॉपिक खत्म, अब सप्लाई शुरू करिए। जैसे डिमांड वाली हेडिंग लगाई थी नहीं, वैसे ही सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की हेडिंग लगाए अपनी कॉपी में, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहां से? सबसे पहले अगर
हमारी कंट्री से हों एक्सपोर्ट्स, क्या होंगे बोलो, एक्सपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट होंगे तो डॉलर आएगा। एक्सपोर्ट को हम भाषा में किस इकोनॉमिक टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, व्हेन फॉरेनर प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। जब बाहर के लोग हमारे देश में बने हुए गुड्स खरीदेंगे, दैट मीन सिंपल भाषा में बोलूं तो जब एक्सपोर्ट होंगे तब डॉलर आएगा। सप्लाई मतलब डॉलर का आना, डिमांड मतलब डॉलर का जाना। दूसरा रीजन, जब कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर हमारे यहाँ के इक्विटी शेयर में पैसा लगाए, हाँ या ना, क्या देश की कंपनियां ही देश की इक्विटी खरीदती है क्या? आज की तारीख में आप किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। तो जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो भारत में रहकर, तो पूरे विश्व से भी तो कंपनीज, इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदे जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आईडीआर। क्या बोलते हैं? जब आप बाहर के शेयर खरीदो, जब आप किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीदो, तो उसे बोला जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बोला जाता है? जब आप अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश का शेयर खरीदो, तो उसको बोला जाता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो जब अमेरिका और ग्लोबल देश के शेयर हम खरीद सकते हैं, तो अमेरिकन भी तो हमारे शेयर खरीद सकते हैं। एक्सेप्ट अमेरिका, बाकी कंट्रीज भी तो हमारे शेयर खरीद सकती है। उसको हम बोलते हैं आईडीआर। क्या बोलते हैं? आईडीआर का मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट होंगी रुपीस में, लेकिन बाहर के लोग तो डॉलर ही देंगे ना उनको खरीदने के लिए, बाहर उनके पास रुपए थोड़ी है। तो जब वो डॉलर देंगे और हम उनको हमारी कंपनी का शेयर देंगे, तो बताओ डॉलर आया, डॉलर आया तो डॉलर की क्या बढ़ेगी? सप्लाई। क्या बढ़ेगी बोलो? सप्लाई। इज इट क्लियर? लिखिए, सबसे पहले सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हेडिंग लगाई होगी आपने। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके अंदर सब हेडिंग 1 सोर्सेस। कहां कहां से सप्लाई क्रिएट होगी, कहां कहां से डॉलर की सप्लाई क्रिएट होगी? फर्स्ट, व्हेन, व्हेन, प्लीज बातें नहीं पीछे, व्हेन फॉरेनर परचेज गुड्स, जब उन्होंने हमारे यहाँ से गुड्स खरीदे मतलब एक्सपोर्ट हुआ। अरे उनने हमारे यहाँ से खरीदा मतलब एक्सपोर्ट हुआ, तो क्या आएगा बाहर से? डॉलर। व्हेन फॉरेनर परचेज गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, व्हेन फॉरेनर परचेज गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। बी, व्हेन, अभी गुड्स नहीं खरीदे, अभी उन्होंने हमारी कंपनीज में पैसा लगाया, और पैसा कहाँ लगाया? इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर पढ़ा था ना 11th क्लास में। तो जब पैसा लगाएंगे तो डॉलर आएगा, आया ना? सो व्हेन फॉरेनर इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, व्हेन फॉरेनर इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, इसको हम फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। याद करो, नेशनल इनकम में एनएफआई आता था, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप बाहर गए, कमा करके पैसा भारत भेजा, तो रुपए भेजोगे कि डॉलर भेजोगे? डॉलर भेजोगे ना। बाहर से डॉलर कमाए, इंडिया रेमिट होंगे वो। हाँ, यहाँ के वो कन्वर्ट होंगे, बात अलग है, लेकिन एक बार के लिए इंडिया में डॉलर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बाहर से एनएफआई के रूप में डॉलर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी या डिमांड? बाहर से डॉलर आया तो इंडिया में डॉलर की क्या बढ़ेगी, सप्लाई या डिमांड? सप्लाई। लिखो, व्हेन इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, व्हेन इंडियंस
working abroad remits their saving, remits their saving. अच्छा, आप अभी घूमने जा रहे थे, पिछले टॉपिक डिमांड में पढ़ा है ना, आप घूमने जाओगे तो डॉलर की डिमांड करोगे, लेकिन अगर बाहर से लोग इंडिया घूमने आए तो डॉलर की क्या करेंगे, सप्लाई। इज इट क्लियर? आप घूमने गए तो डिमांड होगी, और बाहर के लोग इंडिया घूमने आए तो डॉलर आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा मतलब सप्लाई, और जाएगा मतलब डिमांड। आया ना? लास्ट पॉइंट, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट visits domestic country, when foreign tourists visit domestic country। सर आपने डिमांड के सोर्सेज नहीं लिखवाया, पूछो, इसी का उल्टा कर देना। एग्जाम में डिमांड के सोर्सेज भी पूछ सकते हैं, ये सप्लाई के सोर्सेज हैं, तो डिमांड के सोर्सेज क्या होंगे बोलो? पहला एक्सपोर्ट का उल्टा इंपोर्ट, दूसरा इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर की जगह इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, तीसरा इंडियंस वर्किंग अब्रॉड सेंडिंग देयर सेविंग्स, तो फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया रेमिटिंग देयर इनकम टू अदर कंट्री, और लास्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिट डोमेस्टिक कंट्री, मतलब इंडियन टूरिस्ट विजिट फॉरेन कंट्री। अरे हाँ या ना? जब एक्सपोर्ट के सोर्सेज लिखा दिए तो उसी का उल्टा क्या होगा? इंपोर्ट के सोर्सेज। लिख लेना वहां कहीं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्जाम में डिमांड के सोर्सेज पूछ सकते हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को रिवर्स करना है। जैसे ग्रॉस से नेट पर आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, तो एक बार समझाया तो समझ में आ गया ना कि नेट से ग्रॉस आने तो प्लस होगा। अरे हाँ या ना? वैसे ही अगर सोर्सेस सप्लाई के बता दिए, उसको रिवर्स कर दोगे तो किसके सोर्स हो जाएंगे वो? डिमांड के। तो हर चीज लिखवानी जरूरी थोड़ी। वैसे भी मैं 0.01% ही तो आप पे छोड़ता हूँ चीजें, बाकी तो सब लिखवा देता हूँ, न्यूमेरिकल तक लिखवा दिए। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? अब बोलो, प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप, मतलब एक्सचेंज रेट और डॉलर की सप्लाई में रिलेशनशिप कैसी होगी बोलो? पॉजिटिव। रीजन? डॉलर की रेट बढ़ी, डॉलर की रेट किसको फायदा होगा? एक्सपोर्टर को। डॉलर की रेट बढ़ने से फायदा किसको होगा? पहले $1.80 मिल रहा था, अब $1.90 मिलेगा, तो फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर को। तो वो क्या बढ़ाएगा? एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट से डॉलर की क्या बढ़ेगी? सप्लाई। एक्सचेंज रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई। दैट इज द रीजन सप्लाई कर्व और एक्सचेंज रेट में रिलेशनशिप कैसी बोलो? पॉजिटिव। कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। कोई डाउट? कोई डाउट? लिखें नेक्स्ट सब पॉइंट, इसी के अंदर सब हेडिंग, इसी टॉपिक के अंदर सब हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिलेशनशिप बिटवीन price and supply of foreign exchange। बोलो कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। सप्लाई कर्व याद है 11th क्लास का? नीचे से ऊपर, अगर ऊपर से नीचे कर्व है तो डिमांड है, और नीचे से ऊपर कर्व है तो सप्लाई है। कोई डाउट? देयर इज अ positive relationship between price and supply of positive relationship between price and supply of foreign exchange if price increases। प्राइस का मतलब यहाँ पर रेट है ना, ध्यान रखना, डॉलर का भाव मतलब डॉलर की रेट। इफ रेट इंक्रीजेस देन
supply also increases, then supply also increases, और वाइस वर्सा। कर्व कैसा बनेगा? यहाँ पर लेते थे रेट, यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, डॉलर। कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, एफएस, एफएस मतलब फॉरेन डॉलर की सप्लाई। P is the original price, Q is the original quantity, as price increase, supply also, बोलो, प्राइस बढ़ा सप्लाई भी, P1 Q1, as price falls, supply also falls, P2 Q2. So there is a positive relationship between price and supply. I have made the diagram. You will do your work. Which work you will do? Explanation. सुन लो, P and Q are the original price and quantity supplied. As price increase from P to P1, supply also increase from Q to Q1. As price falls from P to P2, supply also falls from P to Q to Q2. लिखो खुद फटाफट से, जल्दी लिखो, फास्ट, विद इन 2 मिनट्स खत्म हो जाना चाहिए एक्सप्लेनेशन, जल्दी करो। आई एम कमिंग टू चेक फास्ट। एफडी इज फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड। नाउ अगला टॉपिक बताओ क्या लिखेंगे अपन, सोचो पिछले नोट्स को ध्यान रखते हुए। रीजन फॉर पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, लिखो, हेडिंग लिखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। बोलो, अभी समझाया था, रेट बढ़ी मान लो, फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर को, वो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा सो दैट उसको पैसा ज्यादा मिल सके। अब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो मिलेगा तो डॉलर ही ना, ज्यादा एक्सपोर्ट करने पे डॉलर मिलेगा, तो डॉलर बढ़ा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। वही हो रहा है, आप देखो डायग्राम में, प्राइस बढ़ने पे डॉलर की सप्लाई बढ़ रही। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? लिखे, रीजन बिहाइंड positive slope of supply curve, रीजन बिहाइंड पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। आप डिमांड के रीजन भी उल्टे कर सकते हो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म इस बार कम होगा, क्यों? क्योंकि डॉलर जाना महंगा हो गया। या आप कह सकते हो हमारा टूरिज्म बाहर जाना कम होगा, बाहर का बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका डॉलर तो बढ़ गया, रुपए सस्ता हो गया, तो बाहर से लोग ज्यादा इंडिया में आएंगे घूमने। और जब बाहर से लोग ज्यादा इंडिया घूमने आएंगे तो वो डॉलर लाएंगे या ले जाएंगे? लाएंगे, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। देखिए, इसके अंदर मैं हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, आप डायरेक्ट उन हेडिंग्स को रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है? मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, लिखे। वैसे भी ये 2 मार्क्स से ज्यादा पूछेंगे नहीं। इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, या एक्सचेंज रेट ऑफ, पूरा लिख लो, एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी increases, if exchange rate of foreign currency increases, that means अच्छा, एक बात और आप ध्यान से सोचो, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाती, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया तो बताओ अमेरिकन के लिए खुद के गुड्स महंगे हो गए ना। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट्स होंगे तो इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, दैट मीन्स एक्सपोर्ट आदमी कब बढ़ाता है? जब
उनके गुड्स महंगे हो जाए तो ही तो लोग हमारे गुड्स खरीदेंगे, फॉरेनर्स। अगर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट का बढ़ना मतलब उनके गुड्स महंगा होना, और उनके गुड्स महंगा होना मतलब उनके लिए खुद के गुड्स ना खरीद के तभी तो इंडिया के गुड्स खरीदेंगे वो, और तभी तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ कि ना? एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब डॉलर महंगा हो गया, मतलब जितने भी आइटम डॉलर में बिक रहे हैं सब महंगे हो गए, मतलब फॉरेन गुड्स महंगे हो गए, और रुपए में जो गुड्स बिक रहे हैं वो क्या हो गए, सस्ते। तो बाहर से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कब होगा, जब हमारे गुड्स सस्ते हो जाएंगे। आया ना? आज आप बाहर के गुड्स कब खरीदोगे, जब सस्ता मिलेगा तभी खरीदोगे ना, राइट? तो इसलिए हम लिख रहे हैं दैट मीन्स फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स बिकम एक्सपेंसिव। फॉरेन गुड्स क्या हो गया बोलो? अरे हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का बढ़ना मतलब हमारे यहाँ से लोग बाहर खरीद रहे हैं, तो हमारे गुड्स लोग बाहर क्यों खरीदेंगे, पागल थोड़ी हो, सस्ता मिलेगा तो ही खरीदेंगे ना। तो फॉरेन गुड्स महंगे हो गए और इंडियन गुड्स क्या हो गए बोलो, सस्ते। फॉरेन गुड्स बिकम एक्सपेंसिव इन रिलेशन टू, बोलो इन रिलेशन टू डोमेस्टिक गुड्स। फॉरेन गुड्स महंगे हो गए और डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए बोलो, सस्ते। विच becomes domestic goods which becomes cheap, डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो गए, सो एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस। एक्सपोर्ट्स क्या होंगे बोलो, बढ़ जाएंगे। एंड सिंस एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, विच, बताओ एक्सपोर्ट बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी कि डिमांड, बोलो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या बढ़ेगी, सप्लाई, विच इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, विच इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो देखो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज। इसीलिए बोलो रिलेशनशिप कैसी होती है, पॉजिटिव, सप्लाई की रिलेशन पॉजिटिव और डॉलर डिमांड की नेगेटिव। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बोलो, वहां पर 11th में भी डिमांड सप्लाई पढ़ाने के बाद मार्केट पढ़ाया था, जहाँ डिमांड सप्लाई दोनों एक ही साथ आए थे, और जिस प्राइस पर इंटरसेक्ट होते थे दोनों डिमांड और सप्लाई उसको क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पर उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम रेट। आया ना? जो आरबीआई की वेबसाइट पर हमने रेट्स देखी वो सारी इक्विलिब्रियम है, जहाँ डॉलर की डिमांड और सप्लाई के और इंटरसेक्ट। वही खेल फिर से 11th क्लास का वापस से अगले एक दिन खेलना है। सप्लाई कांस्टेंट डिमांड इंक्रीज, सप्लाई कांस्टेंट डिमांड डिक्रीज, और फिर डिमांड कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीज, और डिमांड कांस्टेंट सप्लाई डिक्रीज। तो अगला टॉपिक तो नहीं भी पढ़ाऊं तो भी आप मार्केट से कॉपी करके ला सकते हो, पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, लिखे हेडिंग, डिटर्मिनेशन नहीं, कल नहीं, कल करे सो आज कर फटाफट। डिटर्मिनेशन determination of foreign exchange, determination of foreign exchange rate। बोलो कैसे डिटरमाइन होगी, जहां पर डॉलर की डिमांड डॉलर की सप्लाई से क्या हो जाए बोलो, जहां पर डॉलर की डिमांड डॉलर की सप्लाई से क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। बोलो हो रही है ना 11th क्लास पूरी रिवाइज, कोई डाउट? लिखो, राइट डाउन, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट in foreign exchange market the exchange rate
is determined, the exchange rate is determined by intersection of demand and supply for foreign exchange. बोलो ये कौन सा कर्व है? वेरी गुड। ये कौन सा कर्व है? डिमांड। इधर अपन क्या लेते हैं? इधर इस बार दोनों चीजें ली हैं, क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। दोनों इंटरसेक्ट किधर हुए? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ऐसे डायग्राम पढ़ा था 11th में, कोई डाउट? जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए बोलो? इंटरसेक्ट। एक्सप्लेनेशन खुद लिखेंगे, होमवर्क। D is the demand curve, S is the supply curve. The equilibrium rate is determined when both intersect each other at point number E. So E is the point of equilibrium. बस एक्सप्लेनेशन में एक चीज आपको और याद ऐड करनी है कि आज की तारीख में ये काम मार्केट करता है। कौन करता है? मार्केट। कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन सा मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बोलो इतना लिख कर लाओगे? आज की क्लास से होती है। थैंक यू।